Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and I am continuing the chapter Motion in a Plane. And in this part 18 lecture, I will explain motion in a plane of a particle when motion is with the constant acceleration. सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, इस पार्ट 18 लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी पार्टिकल का मोशन प्लेन में जबकि उसका मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में हो। यस, उसका मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में हो। सो एक्चुअली जैसा मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 17 में डिस्कस किया था मोशन इन अ प्लेन जबकि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, और मैंने कहा था कि इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 18 में। तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट 18 लेक्चर है वो एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर या पार्ट 17 का पार्ट है। सो इस लेक्चर को देखने के पहले आप एक बार पार्ट 17 ज़रूर देखिएगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम मोशन इन अ प्लेन व्हेन अ पार्टिकल इज डूइंग मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ पर्टिकुलर प्लेन और इन पर्टिकुलर टू डायमेंशनल प्लेन। तो देखिए ये सपोज एक टू डायमेंशनल प्लेन है। सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में के बीच का जो पोर्शन है बेसिकली दिस इज द एक्स वाई प्लेन। और सपोज हमने कंसिडर किया हुआ है कि कोई पार्टिकल इस एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है। तो सपोज कोई पार्टिकल है, उसकी इनिशियल पोजीशन ए है। सपोज कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसकी इनिशियल पोजीशन है ए। इस ए पोजीशन को डिफाइन करेंगे हम इसके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट से। तो ऑब्वियसली इसके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पोजीशन से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर। तो फाइनली ये जो वैल्यूज़ है स्मॉल एक्स और वाई स्मॉल वाई, ये क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। स्मॉल एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल एट द पोजीशन ए। ठीक है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इस पार्टिकल की पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो कर रहे हैं। अब सपोज़ कि जब आपने इस पोजीशन को कैच किया, इस पोजीशन को आपने देखा पार्टिकल की, उस वक्त जो टाइम था सपोज़ वो टाइम t इज़ इक्वल टू t1 था, या टाइम t इज़ इक्वल टू एट द टाइम t आपने जो है इस पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन को देखा। अब ये पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा है, कंटिन्यूसली मोशन कर रहा है। और सपोज़ इस पार्टिकल ने अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया और पार्टिकल पहुंच गया अब पोजीशन ए से बी पर। पोजीशन ए पर जब ए से पार्टिकल पहुंचा पोजीशन बी पर, तो इस पोजीशन बी को भी हम डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस पोजीशन बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम एक्स एक्सिस पर और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर। तो जब इस परपेंडिकुलर को हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, तो ऑब्वियसली इस पोजीशन बी के जो कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे इस तरह से एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो ये हो गए इसके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश और वाई डैश। और सपोज़ इस वक्त जो टाइम था वो टाइम था टी डैश। तो अब हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई पार्टिकल जो मोशन कर रहा है कहाँ से, ए से बी की तरफ। ठीक है, ए से बी की तरफ, उसके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट हमें पता है। तो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट के टर्म्स में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है ए एक्स वाई से बी एक्स डैश वाई डैश तक। ठीक है, इन द टाइम इंटरवल टी डैश फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इन द टाइम इंटरवल टी डैश माइनस टी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पार्टिकल के मोशन को डिफाइन करेंगे। अब ऑब्वियसली अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये जो वेक्टर ए बी आपको डिफाइन हो रहा है ये बेसिकली होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसके पहले अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें, अगर हम इस ऑब्जेक्ट इस पोजीशन ए को हम पोजीशन वेक्टर से डिफाइन करना चाह रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए को अगर हम पोजीशन वेक्टर से डिफाइन करेंगे किस तरह से, तो हम यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से पोजीशन ए की तरफ जो कि वेक्टर आर है। वेक्टर आर डिफाइन कर रहा है बेसिकली पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द पोजीशन ए। और इसी तरह से अगर इस फाइनल पोजीशन को भी हम पोजीशन वेक्टर से डिफाइन करना चाहते हैं तो पोजीशन वेक्टर हम यूज़ करेंगे आर डैश पोजीशन वेक्टर आर डैश जो डिफाइन कर रहा है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट बी। ठीक है, ऑब्वियसली जैसा हमने अभी कहा तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आर जो होगा वो इस तरह से डिफाइन होगा। इस ऑब्जेक्ट ए, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए पर जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो ऑब्वियसली
ये डिफाइन होगा x और y से, पर सिर्फ वैल्यू से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पर इनके रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर भी हमें लिखने पड़ेंगे। तो हमने यूनिट वेक्टर भी लिख दिए, क्योंकि सपोज इस x एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो है i, और y एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है दैट इज़ ए j। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस पोजीशन वेक्टर r को इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट और इट्स रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर के फॉर्म में डिफाइन कर दिया। इसी तरह से जो पोजीशन वेक्टर r है, इसी तरह से पोजीशन वेक्टर r डैश है, सॉरी जो पोजीशन वेक्टर r डैश है, इस पोजीशन वेक्टर r डैश को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ये पोजीशन वेक्टर r डैश क्या डिफाइन कर रहा है, इस पोजीशन b जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x डैश y डैश, इसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह से हम r डैश वेक्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट है x डैश और y डैश। तो ऑब्वियसली इनको हम इनके यूनिट वेक्टर के साथ में लिखें आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर आर और आर डैश को डिफाइन कर सकते हैं। सो अब देखिए, हमें पोजीशन वेक्टर पता हो गए आर और आर डैश इनिशियल पोजीशन के और फाइनल पोजीशन के। तो ये सपोज हो गई इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और ये हो गई आपकी फाइनल पोजीशन। तो हमें अगर डिस्प्लेसमेंट पता करना है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन अगर है, तो यहाँ पर हम पोजीशन को पोजीशन वेक्टर से डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यस, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हाइल इट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ए टू पोजीशन बी। तो ये ऑलरेडी हम डेराइव कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर पार्ट 17 में। आप उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, तब आपको इसका डिस्क्रिप्शन और अच्छे से वहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है टाइम इंटरवल टी डैश माइनस टी में। जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर जो टाइम है वो टी डैश है, यहाँ पर जो टाइम है वो टी है, तो ऑब्वियसली इनका टाइम इंटरवल कितना होगा, टी डैश माइनस टी। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज़ बेसिकली आर डैश माइनस आर, और वो हुआ है टाइम इंटरवल टी डैश माइनस टी में। अब देखिए, पार्टिकल यहाँ से यहाँ मोशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली उस पार्टिकल की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब वो डिस्प्लेस हुआ तो उसने मोशन किया, और जो भी पार्टिकल मोशन करता है उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है। अब यहाँ पर हम जो कंसिडरेशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन द वेलोसिटी, है ना, हमें पता है व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। तो इट इज़ बेसिकली द चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं। अब उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं, इट मीन्स कि हर पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग होगी। यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल की वेलोसिटी हर पॉइंट पर बदल रही है, हर पॉइंट पर बदल रही है, ठीक है। सो चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। इट मीन्स कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी एंड टी डैश इज गिवन बाय, तो हम देख सकते हैं वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें पता है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड बाय द आर डैश माइनस आर, और टाइम को हमने डिफाइन किया टी डैश माइनस टी, जो टाइम इंटरवल है। तो ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी को, ठीक है। सो uniformly accelerated motion in a straight line, the actual velocity of the object during the time interval t dash minus t may be different from the v average. ऑब्वियसली जैसा मैंने अभी कहा कि वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होगी ऑब्जेक्ट की, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो वी एवरेज कैलकुलेट किया है, इस वी एवरेज की वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मैच होती हो, ठीक है। ये वी एवरेज अलग हो सकता है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग हो सकती है। सो यहाँ पर हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, इट इज़ नाइदर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द टाइम टी और नॉर एट द टी डैश। ना तो टाइम टी पर ये वेलोसिटी एवरेज हो सकती, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल उसकी वेलोसिटी हो सकती है, ना फिर टाइम टी डैश पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट थिंग देखनी है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब अगर हमें ये पता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो सपोज़ हमने कंसिडर किया कि उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर जब वो पहुंचा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वी डैश और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वी, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है वी डैश, और ये कब थी, टाइम टी डैश पर। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वी थी और ये थी टाइम टी पर। इसका मतलब जो चेंज इन द वेलोसिटी हुआ है, जो वेलोसिटी में चेंजेस हुए हैं, वो कहलाएगा वी डैश माइनस वी। ठीक है, वेलोसिटी में जो चेंजेस होंगे वो क्या कहलाएगा, वी डैश माइनस वी। सो इस तरह से अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें, सो इफ v एंड v डैश आर द वेलोसिटीज एट द टाइम t एंड t डैश रिस्पेक्टिवली, देन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बाय, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वेलोसिटी में चेंजेस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। सो दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टी एंड टी डैश। ठीक है, तो जैसा कि हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी में चेंजेस होंगे वो हर पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसकी इस पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी थी सपोज 10 किलोमीटर पर आवर की थी, तो सपोज एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इस पॉइंट पर जब आप देखेंगे तो सपोज उसकी वेलोसिटी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्वियसली सेम इंटरवल ऑफ द टाइम के बाद जब आप उसको मेज़र करेंगे तो इसकी वेलोसिटी हमेशा आपको 30 मिलेगी। और एक सेम इंटरवल ऑफ द टाइम के इक्विवेलेंट अगर आप फिर से मेज़र करेंगे तो इसकी वेलोसिटी 40 मिलेगी। तो मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं वेलोसिटी में वो बिल्कुल क्या है, सेम है। 10 किलोमीटर जो चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो चेंजेस क्या है, बिल्कुल सेम 10 किलोमीटर पर आवर के। तो यही बेसिकली हमें डिफाइन कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन को, कि दिस इज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कि हर पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जब आपने देखा एक इक्वल टाइम इंटरवल में, तो जो वेलोसिटी में चेंजेस थे वो पूरी तरह से क्या है, इक्वल है। तो यही कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। So this value of acceleration is same for all the values of t and t dash in each unit of the time. The velocity of the object will always change by an amount equal to the magnitude of acceleration given by the equation. ठीक है, अब सपोज अगर हम कंसिडर कर लें कि दिस इंटरवल टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू यूनिटी, अगर आप मान लें कि दिस टी डैश माइनस टी जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वी डैश माइनस वी डिवाइडेड बाय 1। और इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू द वी डैश माइनस वी। मतलब जो चेंज इन द वेलोसिटी है वही क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ एक यूनिट टाइम इंटरवल में। तो यूनिट टाइम इंटरवल में जो भी चेंज इन द वेलोसिटी होगी वही क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। अब देखिए इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा एक्सपांड कर सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम एक्सपांड करें किस तरह से, कि इस टी डैश टी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो फाइनली हम देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, ए टी डैश माइनस टी इज इक्वल्स टू क्या बचा इधर, वी डैश माइनस वी। ठीक है, और फाइनली इसको भी हम सॉल्व करें तो देखिए वी डैश माइनस वी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप जो है वी को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो फाइनली ये मिलेगा आपको, वी डैश इज इक्वल्स टू वी प्लस ए टी डैश माइनस टी। ठीक है, तो हमने इस तरह से एक नई इक्वेशन बना ली वी डैश की। वी डैश क्या है, आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए वी डैश इज इक्वल्स टू वी प्लस ए इंटू टी डैश माइनस टी। सो in order to visualize as to how the object moves in the plane when its motion has a constant acceleration, let us obtain the equation for the x and y coordinates। ठीक है, तो अब अगर आपको ये मेज़र करना है कि एक्चुअल में मोशन किस तरह से हो रहा है, अगर हम उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें पोजीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियसली उस पोजीशन को हम जो डिफ़ाइन कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई से डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो चलिए इस इक्वेशन को हम अब कन्वर्ट करते हैं कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके पहले आपको याद आ रहा होगा कल हमने एक इक्वेशन जो डेराइव की थी फाइनल पोजीशन की, आर इज इक्वल्स टू आर डैश इज इक्वल्स टू, ठीक है, आर इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस वेलोसिटी, क्योंकि कल कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की थी इसलिए ये वेलोसिटी वी, और देन जो टाइम इंटरवल था टी डैश माइनस टी। अब आज हम एवरेज, क्योंकि वेलोसिटी आज कांस्टेंट नहीं है इस पर्टिकुलर पोर्शन में वेलोसिटी वेरिएबल है, इसलिए अब यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी होगी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इसलिए सेम फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आर डैश इज इक्वल्स टू आर वी एवरेज टी डैश माइनस टी। अब हमें पता है बेसिकली कि वी एवरेज क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इट इज़ अ मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ दिस एवरेज वेलोसिटी इन दिस इक्वेशन 3.22। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल्स टू आर डैश इज इक्वल्स टू आर प्लस वी एवरेज की जगह पुट करेंगे हम हाफ वी प्लस वी डैश, हाफ वी प्लस वी डैश, और
जो इसके साथ टाइम इंटरवल टी डैश माइनस टी यहाँ पर हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब ज़रूरत है इसे सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले देखिए यहाँ पर वी डैश जो आ रहा है, इस वी डैश की भी इक्वेशन अभी हमने डेराइव की। तो वी डैश की इक्वेशन अभी हमने डेराइव की, क्या थी वी डैश, वी प्लस ए, वी वेक्टर वी प्लस ए इंटू टी डैश माइनस टी। तो इस वी डैश की वैल्यू को उठाकर हमें इस इक्वेशन में रखना है। हमने इस वी डैश की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर इस इक्वेशन में रख दिया। तो देखिए आर डैश इक्वल्स टू आर प्लस हाफ एज इट इज़ वी एज इट इज़, और वी डैश की जगह हमने पुटअप किया वी प्लस ए टी डैश माइनस टी, और ये टी डैश माइनस टी एज इट इज़ यहाँ पर आ गया है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे जब सॉल्व आप करेंगे तो देखिए आर तो एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर ये वी प्लस वी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वी हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वी, और साथ में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए टी डैश माइनस टी का। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको किस तरह से होगा। बेसिकली आर डैश इज इक्वल्स टू आर प्लस हाफ, हाफ एज इट इज़ है। ठीक है, यहाँ पर वी और वी कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ वी, ट्वाइस ऑफ वी, और अंदर मल्टीप्लिकेशन हो गया टी डैश माइनस टी का। ठीक है, और फिर प्लस बचा यहाँ से ए टी डैश माइनस टी, और ये दूसरा वाला टी डैश माइनस टी इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से टू से टू कैंसिल आउट होगा। फाइनली क्या बचेगा, आर डैश इक्वल्स टू आर वी टी डैश माइनस टी प्लस ए टी डैश माइनस टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टी डैश माइनस टी ए, और देखिए हाफ यहाँ छूट गया था पहले, ये हाफ भी इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिल गई यहाँ पर आर डैश इक्वल्स टू आर प्लस वी टी डैश माइनस टी प्लस हाफ, है ना, ए टी डैश माइनस टी का स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास ये फाइनल पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन आ गई है। ये क्या डिफाइन कर रहा है, द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, initial position, initial velocity and the time interval. So the above equation connects the position of the object at any time t dash, जो final position जिसे हमने कहा है, to its position at the time t, मतलब उसकी initial position, when moving with the constant acceleration a, in case the object moves with the initial velocity u and has got the displacement r0 and r at the time t and t equal to 0, t equal to at the time t equal to 0 and t respectively, then the above equation may be expressed as। ठीक है, अब सपोज आपने कंसिडर किया कि जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है u, यहाँ पर v क्या डिफाइन कर रहा है, यहाँ पर v डिफाइन कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। तो लेट अस कंसिडर कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है u और उसका इनिशियल टाइम जो है वो टाइम t इक्वल टू 0 है, और टाइम t डेज जो है वो बेसिकली उसकी जगह हम कंसिडर कर रहे हैं t। तो बड़ा सिंपल सा कंसिडरेशन है, हमने इस इक्वेशन के लिए कंसिडरेशन ले लिया v इज इक्वल्स टू यू टाइम t इक्वल टू 0, और t डैश की जगह हमने कंसिडर किया है t। सो इस इक्वेशन में जब हम इसे पुट करेंगे, और जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो है r इक्वल्स टू हो जाएगा r0, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पे कंसिडर कर रहे हैं, और फाइनल पोजीशन जो है वो r डैश के बजाय हम कंसिडर कर रहे हैं r एट द टाइम t। तो अब इन वैल्यूज़ को हम पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें जो नई इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी बेसिकली r इज इक्वल टू r0 प्लस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक नई इक्वेशन मिल गई। अब सपोज कंसिडर कीजिए कि टाइम t इक्वल टू 0 पर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। लेट अस कंसिडर कि एट द टाइम t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। मतलब ये जो हमने ग्राफ देखा था, इस ग्राफ में आप अगर आप देखेंगे तो अभी सपोज़ कि पोजीशन हमने ए से शुरू की थी, सपोज़ इनिशियल पोजीशन उसकी ए ना होकर क्या है, ओ है, यहाँ पर है। तो इस केस में यहाँ पर जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा टाइम टी इक्वल टू 0 पर, उसकी वैल्यू तो 0 ही होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस कंडीशन के केस में, जबकि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन शुरू कर रहा है ओरिजिन से चलना शुरू कर रहा है एट द टाइम टी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, r0 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, और आप देखेंगे r इज इक्वल्स टू हो जाएगा फिर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम द ओरिजिन एंड मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। अब देखिए यहाँ पर हम वक्त आ गया इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है हमें कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। तो हमें पता है बेसिकली r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, अभी हमने देखा और प्रीवियस लेक्चर में भी इसे बहुत अच्छे से हमने समझा था। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गई पोजीशन की बात। अब इसी तरह से अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी बेसिकली क्या है, एक वेक्टर कंपोनेंट है, और ऑब्वियसली
जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को हमने यू कंसिडर किया है, तो इस इनिशियल वेलोसिटी के भी जो कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो इस वेलोसिटी के को हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, इसको रिजॉल्व करके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में u इज इक्वल टू यू एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, प्लस यू वाई जे, सॉरी। सो यहाँ पर अब ध्यान से देखिए आप, सपोज दैट t इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u, हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी एट द टाइम t इक्वल टू जीरो कितनी है u, and if the time t equal to 0, ux and uy are the components of the velocity of the object along x and y axis respectively, then we can write this initial velocity u is equal to uxi and uyj। ठीक है, हम लिख सकते हैं इस तरह से कि अगर टाइम t इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी u है तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे u इज इक्वल टू component in the x direction with the unit vector I and component in the y direction with the unit vector j। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन की बात करें, सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके भी बेसिकली हम इसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं और इसके भी कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। सो इफ एक्स एंड ए वाई आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जी, ठीक है, हमने इस तरह से इस एक्सेलरेशन वाले कंपोनेंट को भी रिजॉल्व करके यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए ए एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट हमें मिल गए, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट भी हमें मिल गए और हमें फाइनल पोजीशन के कंपोनेंट भी मिल गए। तो अब आर यू और ए इन दो सब की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुटअप कर दें। इस इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन अभी देखी थी आर इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें हम पुटअप कर दें। तो चलिए करते हैं। सो आर की जगह हमने किया एक्स आई प्लस वाई जी, ठीक है, वैल्यू हमने पुटअप कर दी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी। आर इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए u की जगह हमने यू एक्स आई प्लस यू वाई जे पुटअप कर दिया इंटू टी, और प्लस हाफ के a की जगह हमने पुटअप किया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और टी स्क्वायर एज इट इज़। तो हमें फाइनल पोजीशन जो है, फाइनल पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट यहाँ पर अब हमें पता चल जाएगा इजीली। अगर हम फाइनल पोजीशन के कंपोनेंट भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इस इक्वेशन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, चलिए इसमें जो डायरेक्शन वाइज इन कंपोनेंट को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो सपोज़ आपने कल सेपरेट कर लिया कि भाई आई वाले कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, बेसिकली आई कैप वाले कंपोनेंट जो होगा यहाँ पर एक्स का हो गया, ठीक है, जो पोजीशन की डिफाइन कर रहा है। उसी तरह से वेलोसिटी का आई वाला कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और एक्सेलरेशन का आई वाला कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो फाइनली जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा एक्स यू एक्स टी एज इट इज़ और हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल पोजीशन की इक्वेशन। और इसी तरह से y एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल पोजीशन की इक्वेशन क्या होगी, तो हम देख सकते हैं y इज इक्वल्स टू, अब जे वाले कंपोनेंट जो जे केप वाले कंपोनेंट है वाई जे हमने पुटअप किया y एज इट इज़ और यू वाई एज इट इज़ टी यहाँ पर आ गया एंड देन हाफ एज इट इज़ एंड देन ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने j और i मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट्स हैं और y एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हमने रिजॉल्व कर लिया और फाइनली हमें दो इक्वेशन अलग अलग डायरेक्शन के अलॉन्ग यहाँ पर मिल गई, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फाइनल पोजीशन के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें भी इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल से एक्सप्लेनेशन था इसका, लेकिन इसे समझने के लिए एक बार प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, पार्ट नंबर 17। श्योरली आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा और अगर कोई डाउट आते हैं श्योरली यू कैन कमेंट टू मी, आई विल रिस्पॉन्ड क्विकली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको जो सामने फेज़ आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।